पूरा? जितना पढ़े तो उतना याद है? हम्म, बताइए कुछ। अमीबा जो न्यूट्रिशन का टाइप्स बताइए। सबसे पहला टाइप्स क्या लिखवाए थे? ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का जो मोड था न्यूट्रिशन का, उसमें दो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा था, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। यही लिखे थे ना? फोटो ऑटोट्रॉफिक किसे कहा जाता है? जो क्लोरोफिल जिसके पास होता है और जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं? जो अलग अलग केमिकल्स को सिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करता है, उसको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। और उसके बाद दूसरा था हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या था? जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहे। और उसमें हम लोगों ने तीन टाइप पढ़ा था। पहला टाइप था पैरासाइटिक। ठीक है। पैरासाइटिक किसको कहते हैं? जो होस्ट बॉडी पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहे। होस्ट बॉडी का मतलब दूसरे के शरीर पर, है ना? तो होस्ट बॉडी पर डिपेंड रहने वाला पैरासाइट। होस्ट बॉडी के अगर वो शरीर के भीतर है तो उसको क्या कहते हैं? इंडो पैरासाइट। और होस्ट बॉडी के शरीर के बाहर है तो क्या कहलाएगा? एक्सो पैरासाइट। लीच किसका एग्जाम्पल है? इंडो पैरासाइट की एक्सो पैरासाइट? एक्सो पैरासाइट का। लाइस किसका एग्जाम्पल है? एक्सो पैरासाइट का। बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाने वाले होते हैं, इंडो पैरासाइट का। ई कोलाई, इंडो पैरासाइट। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या पढ़े थे? सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक किसे कहा जाता है? जो मृत और सड़े गले पदार्थों पर अपने फूड के लिए होते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? लाइकेन, लाइकेन नहीं होगा, डिकम्पोजर बैक्टीरिया। क्या क्या होगा? डिकम्पोजर बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। और क्या होगा? कुछ कवक। कुछ कवक में जैसे मशरूम आ जाएगा। ये सब किस में आ जाता है? अपघटक में आ जाता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाला जीव है। और तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग? सिम्बायोटिक। क्या पढ़े थे? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के साथ एक और देखा था हम लोगों ने, होलोजोइक। ठीक है। तो सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल मतलब जो दो जीवों के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रह करके अपना भोजन प्राप्त करे। दो जीवों के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रह करके जो अपना भोजन प्राप्त करे, वह क्या कहलाएगा? सिम्बायोटिक। एग्जाम्पल क्या होगा सिम्बायोटिक का? हाँ, लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। और क्या होगा? फ्रॉग, स्नेक, ह्यूमन, ये सब होगा। और होलोजोइक में कौन होगा? अमीबा। होलोजोइक में अमीबा। अब चलो अमीबा के बारे में कुछ। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? हाँ, यूकैरियोटिक। उसका प्रचलन अंग कूटपाद। पोषण कौन सी विधि से होगा? प्राणी समपोषी। कैसा होगा? प्राणी समपोषी। कितने चरण में पोषण पूरा होगा? 5। पहला क्या है? अंतःग्रहण। दूसरा अवशोषण। तीसरा पाचन। चौथा स्वांगीकरण। पांचवा उत्सर्जन। पचे हुए भोजन से एटीपी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये बोलोगे नहीं तो अगला बैच से गायब कर देंगे, अब दूसरा सब्जेक्ट लगवा देंगे। जो पढ़ाते हैं वो अगले दिन सुना दीजिए आप लोग ईमानदारी से। समझ गए? बस कॉपी में लिख करके जाते हैं, कॉपी में लिख करके ले आते हैं, ये काम नहीं चलेगा। ठीक है। ये बेकार चीज है ना, लिख करके ले जाना, अगले दिन सुनाना नहीं, कॉपी देख देख करके सुनाना। जो लिखते हैं उसको अगले दिन सुना दीजिए कृपया। ठीक है। पढ़ करके आया करिए। पचे हुए भोजन से एटीपी तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वांगीकरण। ठीक है। वो चौथा प्रोसेस है। और पांचवा प्रोसेस क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीशन, यानी अनावश्यक उपापचयी पदार्थों का शरीर से निष्कासन। ठीक है। तो उत्सर्जन के लिए या फिर अंतःग्रहण के लिए अमीबा शरीर के किस अंग का उपयोग करता है? कूटपाद का। किसका करेगा? कूटपाद का करेगा। प्रजनन के लिए अमीबा कौन सी विधि का प्रयोग करता है? प्रजनन कॉम्प्रेस होता है। विखंडन। किससे होगा? विखंडन। विखंडन में कौन सा? द्विखंडन की बहुखंडन? द्विखंडन। ठीक है। बाइनरी फिजन। कैसा जीव है? जलीय है क्या? कैसा जलीय? मृदु जलीय है। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? चपलाकार होता है। उसका प्रचलन अंग सीलिया। किस जगत में है पैरामीशियम? जगत प्रोटिस्टा। कोशिका में कैसा? एक कोशिकीय, बहुकोशिक? एक कोशिकीय। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक?
यूकैरियोटिक, ठीक है। बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन, बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला, क्या होता है? फ्लैजिला। बैक्टीरिया लोकोमोशन किससे करेगा? फ्लैजिला से करेगा। क्लियर? इतना याद हो गया। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। इस टॉपिक के बाद लिखा देते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में पौधों में पोषण, ठीक है। पहले कुछ पॉइंट्स है उसको लिखते चलते हैं, फिर समझेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, पौधे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, पौधे स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, किंतु कुछ पौधे कीटभक्षी होते हैं जो कोशिका में नाइट्रोजन के पूर्ति हेतु कीट भक्षण करते हैं, जैसे पीचर प्लांट, भीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, निपैंथिस इत्यादि। थर्ड पॉइंट लिखना, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसका समीकरण लिख लेना, इक्वेशन।
हो गया। देखिए 3 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, अगर पूछा जाए आपसे कि पौधा जो है प्लांट, वो सेल के आधार पर कैसा जीव होता है, तो क्या कहोगे? यूकैरियोटिक। कैसा जीव है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब बताओ, इसकी कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? जल्दी बोलो। प्रेजेंट है। कल बताए थे ना, जिसकी कोशिका में केंद्रक होगा वह क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक मतलब इसकी कोशिका में न्यूक्लियस उपस्थित है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? बहुकोशिकीय, मतलब ये बहुकोशिकीय जीव है, नंबर ऑफ सेल इसमें ज्यादा है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होगा उसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा, ठीक है, यानी इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा। आगे है कि इसकी कोशिका का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल वाल। क्या कहते हैं? सेल वाल। तो पौधों की कोशिका के बाहर एक कठोर और मृत आवरण होता है। ये जो सेल वाल है यह कैसा होता है? मृत होता है, डेड होता है। किस पदार्थ का बना होता है? ये पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का, बहुशर्करा हिंदी में कहते हैं, बहुशर्करा का बना हुआ है। और अगर पूछा जाए कि कौन से बहुशर्करा का बना हुआ है, तब क्या बोलोगे? सेलुलोज। किसका बना है? सेलुलोज का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पौधों में, अगर पूछा जाए आपसे कि सर पोषण कैसा होता है, अब बहुकोशिकीय से याद रखोगे, सब प्लांट ही धरती का बहुकोशिकीय है। अब धरती का सबसे छोटा पौधा, जिसे देखने के लिए हम लोगों को आंख से दिखाई नहीं देता है जल्दी, धरती का सबसे छोटा पौधा, ठीक है, उसका नाम क्या है? एसिटा बुलेरिया। धरती का जो सबसे छोटा पौधा है ना, उसका क्या नाम है? एसिटा बुलेरिया, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट। अब इसको भी देखोगे तो ये मल्टी सेलुलर ही है, एक कोशिकीय कोई भी पौधा नहीं होता है। और धरती का सबसे बड़ा पौधा जो है उसको सिकोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकोआ, या फिर यूकेलिप्टस कहते हैं। तो सिकोआ हो गया या यूकेलिप्टस हो गया, ये सबसे टॉलेस्ट ट्री है, वो भी बहुकोशिकीय है। और सबसे छोटा पौधा एसिटा बुलेरिया है, वह भी क्या है? बहुकोशिकीय ही है। तो सारे प्लांट याद रखोगे बहुकोशिकीय ही होता है। सबसे बड़ा फूल मालूम ही है, रेफ्लेक्सिया होता है। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लेक्सिया। और सबसे छोटा फूल वुल्फिया। सबसे छोटा फूल को क्या कहते हैं? वुल्फिया। तो सब बहुकोशिकीय के अंतर्गत आएगा। पौधों में अगर पूछा जाए पोषण कैसा होता है, तो पौधे अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को याद होगा आपको, कल हमने दो ग्रुप में बांटा था, एक प्रकाश स्वपोषी और एक रसायन स्वपोषी। तो पौधे कैसे होंगे? प्रकाश स्वपोषी, यानी रसायन से अपना भोजन नहीं बनाएंगे, सूर्य की प्रकाश की सहायता से बनाएंगे, तो प्रकाश संश्लेषी होंगे। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं। कीटभक्षी को अंग्रेजी में कहा जाता है इंसेक्टिवोरस। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। कुछ पौधे कीटभक्षी होते हैं। अब कीटभक्षी का मतलब ये नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। कीटभक्षी का मतलब ये नहीं कि वो भोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कीटभक्षण वो क्यों करते हैं? ताकि उनकी कोशिका में नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। अपने सेल में नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करने के लिए वो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? खाते हैं। समझ में आया? पेट भरने के लिए इंसेक्ट को नहीं खा रहा है, भोजन के लिए नहीं खा रहा है, किसके लिए खा रहा है? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए खा रहा है। उन पौधों को क्या बोलते हो? कीटभक्षी पौधा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर ये कीटभक्षी पौधे पाए कहां जाते हैं, तो याद रखोगे मेघालय में। कहां पाए जाएंगे? मेघालय में, ठीक है। कहां मिलते हैं कीटभक्षी पौधे? तो मेघालय में मिलते हैं, ठीक है। कहां मिलते हैं? मेघालय में मिलते हैं। किस लिए ये कीटों को खाते हैं? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीड़ों को खाते हैं, कीटों को का भक्षण करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, निपेंथिस, ये सब नाम है कीटभक्षी पौधों का। अभी मत कहना कि हिंदी लिखा दीजिए ठीक है, इन नाम अंग्रेजी में लिखने याद करना पड़ेगा, समझ गए? नाम कीड़े पौधों का क्या होगा? अंग्रेजी में ही होगा। अब मेघालय, असम, इस सब में मिलता है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है ना वहीं मिलता है। आगे लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण देखो कई बार 6 से 7 की किताब में पढ़ना शुरू कर देना है प्रकाश संश्लेषण। तो 6-7 में ही इसका डिफिनेशन मिल जाता है कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर के, मिट्टी से जल और खनिज लवण लेकर के, है ना, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना भोजन तैयार करते हैं,
उसी को अब एग्जाम में ये नहीं पूछता कि ये डेफिनेशन है, क्या पूछेगा कि किस रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो क्या कहोगे, प्रकाश संश्लेषण में। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, कौन से केमिकल रिएक्शन में, तो फोटोसिंथेसिस में। तो वही लिख दिया है हमने, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब लाइट एनर्जी टर्न्स इनटू केमिकल एनर्जी। बात आया समझ में? तो एक लाइन में डेफिनेशन याद हो जाएगा। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण का अगर इक्वेशन पूछा जाए, समीकरण, तो याद रखोगे प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। कितनी चीजों की? 4। सबसे पहले क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या चाहिए, जल। तीसरा क्या चाहिए, सनलाइट। चौथा क्या चाहिए, क्लोरोफिल। चारों में से अगर एक भी अनुपस्थित होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो देयर आर 4 इसेंशियल कंपोनेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस विच आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। याद रहेगा। चारों चीजों जैसे पौधे को उपलब्ध होगी, तुरंत पौधा अपना भोजन बनाएगा। और पौधा अपना भोजन क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। तो ये पौधा का क्या है, भोजन है। और कौन सा गैस और क्या बनाता है, वाटर। और कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। मिथ है, क्लोरोफिल का कलर चेंज नहीं होता। क्लोरोफिल में कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट मिल जाता है। अब नाइट्रोजन मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा, आयरन ज्यादा हो जाएगा, तो क्लोरोफिल का रंग चेंज होगा। वही बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल ही है, क्लोरोफिल का टाइप चेंज हो गया। समझ में आया? जैसे हम लोगों का ब्लड किस रंग का है, रेड है। क्यों है, हीमोग्लोबिन के कारण। कॉकरोच का खून देखोगे तो कैसा है, व्हाइट है, लेकिन है तो ब्लड ही ना। क्या उसमें एक्स्ट्रा मिल गया, कोई पिगमेंट चेंज हो गया। हम लोग का पिगमेंट क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। कॉकरोच का पिगमेंट होता है हीमोलिम्ब। क्या होता है, हीमोलिम्ब। तो उसका खून सफेद हो गया। ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। ऑक्टोपस का खून किस रंग का, ब्लू कलर का, नीले रंग का। तो उसमें पिगमेंट चेंज हो जाएगा। तो उसमें पिगमेंट होता है हीमोसियानिन। क्या होता है, हीमोसियानिन। तो पिगमेंट बदलने के कारण रक्त का रंग बदलता है। वैसे ही क्लोरोफिल में, अब जैसे नॉर्मल जो क्लोरोफिल होता है उसमें मिलता है कौन सा एलिमेंट, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो हम लोगों की तरफ हरे पत्ते दिखते हैं उसमें कौन सा तत्व रहता है, मैग्नीशियम। इस कारण से उसका रंग हरा है। इसमें आयरन मिल जाएगा तो रंग चेंज हो जाएगा। किसको? अच्छा, अभी क्लास में सनलाइट है कि नहीं है? नहीं है, ये भी बंद कर। आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी होता है। अच्छा, आप कह रहे हो यहाँ सनलाइट नहीं है, यहाँ कटोरा में पानी रख दे और 6 महीना के बाद आए तो कटोरा में पानी रहेगा कि वाष्पीकृत हो गया रहेगा, ऑक्सीजन से सूख जाएगा पानी। उष्मा कहिए, उष्मा से सूख जाएगा। उष्मा से सूखेगा। उष्मा बिना टेम्परेचर के कहाँ से आएगा, तापमान के बिना उष्मा आएगा। तापमान कहाँ से आएगा, सूर्य। सूर्य का प्रकाश का मतलब ये जहां पर सूर्य का कम प्रकाश होगा वहां प्रकाश संश्लेषण का दर घट जाएगा, और ज्यादा सूर्य का प्रकाश रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ जाएगा। हर जगह सूर्य का प्रकाश, अब लाइट ऑफ हो जाए, यहाँ अंधेरा दिख रहा है तो ऐसा थोड़ी सूर्य का प्रकाश है, यहाँ भी है। हाँ हाँ, वो दर घट जाए। हाँ, अब होगा। अब उसको उसको सैक्योफाइट्स बोला जाता है। प्लांट का अलग अलग टाइप, जेरोफाइट्स मतलब मरुस्थल वाला हो गया जेरोफाइट। सैक्योफाइट्स हो गया छायादार जगह पर पाया जाने वाला। लिथोफाइट्स हो गया चट्टान पर पाया जाने वाला, वो चट्टाने पर ग्रो करेगा। बालू वाला पौधा को, जो जेरोफाइटिक प्लांट है, इधर लगा दोगे तो सड़ जाएगा, इधर ग्रो नहीं करेगा, उसको कम ही पानी चाहिए। आपने जो पौधा लगाया वो सैक्योफाइट्स प्लांट है, वो छायादार जगह पर ही ग्रो करेगा। वही तो बता रहे हैं कि वो सैक्योफाइट्स प्लांट है। अब जेरोफाइट प्लांट में पत्ता खोजने जाओगे तो मिल जाएगा, वहां तो कांटा ही मिलेगा। पत्ता अगर आ गया तो पौधा ही सड़ जाएगा। तो हर एक पौधे की प्रवृत्ति अलग अलग है। अब पोलर बियर को नॉर्थ पोल से उठा करके अपने यहाँ ले आ दो, एसीओ चला के 16 डिग्री पर रखोगे तो बेचारा मर जाएगा यहाँ पर। उसको कहाँ आदत है रहने का, -20 डिग्री में, -25 डिग्री में वो रहेगा। तो आपके पास जो पौधा आपने घर में लगाया वो सैक्योफाइट्स प्लांट है, उसको ज्यादा से नहीं ज्यादा तापमान मिलेगा, वो नहीं सर्वाइव करेगा।
समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा, कहाँ नहीं समझे बताओ? कुछ नहीं समझना पड़ेगा। कल हम एक ब्रांच लिखवाए थे इकोलॉजी, पिछले दिन परसों लिखवाए थे ना। इकोलॉजी में क्या लिखवाए थे? वातावरण के साथ हर जीव का संबंध अलग अलग है। बस उसके साथ उसका रिलेशन, वो छायादार जगह पर ही ग्रो करेगा, उसको जो नरिशमेंट चाहिए वो छायादार जगह पर ही मिलेगा। इसलिए पौधे के टाइप आपने पढ़ा है ना जी, हाइड्रोफाइट्स होता है, लिथोफाइट्स होता है, जीरोफाइट होता है, सैकियोफाइट होता है, सेलियोफाइट्स होता है, सब अलग अलग टाइप है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये जैसे ही मिलेगा पौधा अपना भोजन क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और क्या बनाएगा? जल। और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। अभी पिछले टीआरई 2 या 1 में क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पानी बन रहा है H2O, 6H2O है, ये 6H2O किससे बन रहा है? तो इन्हीं चारों में से किसी से बन रहा है ना? क्या इन्हीं चारों में किसी से बन रहा है? ये जो 6O2 बन रहा है, यह इन्हीं चारों में से किसी से बन रहा है। केमिस्ट्री की भाषा में इन सबको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट, अभिकारक। और इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट, उत्पाद कहा जाता है। बात आई समझ में? तो उत्पाद किससे बनेगा? अभिकारक से ही बनेगा। तो बताओ, ये जो ऑक्सीजन बना वो उन रिएक्टेंट में से किससे बना? बोलो। हाँ, किससे बना? जल से बना। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अपने धरती पर कितना ऑक्सीजन है, 21%। ठीक है, सबसे अधिक क्या है? कितना? 70। नाइट्रोजन जो है ये 78% है, ऑक्सीजन 21। 03%। अब बाकी अदर गैस है, 0.07% क्या है? अदर गैस है। ठीक है, तो जो 21% ऑक्सीजन अपने इन्वायरमेंट में है वह किससे मेंटेन है? प्रकाश संश्लेषण से मेंटेन। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे तो माथा में धूप लगा के आइए। धूप में खड़ा रहिए, माथा में धूप लगेगा तो काम करेगा। चलो, हो गया। अगला पॉइंट लिखना। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन का निर्माण जल के विखंडन से, जल के विखंडन से होता है। ऑक्सीजन का निर्माण जल के विखंडन से होता है। समझ गए? ऑक्सीजन किससे बना है? यहाँ पर 12H2O जो है यह टूट रहा है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के बाद, प्रकाश संश्लेषण के बाद बचे हुए जल का निष्कासन, बचे हुए जल का निष्कासन पौधे, पौधे पत्तियों में मौजूद रंध्रों द्वारा, पत्तियों में मौजूद रंध्रों द्वारा, रंध्र, रंध्र को अंग्रेजी में स्टोमाटा कहा जाता है, रंध्रों द्वारा, पत्तियों में मौजूद रंध्रों द्वारा करते हैं, करते हैं। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन हाँ, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ट्रांसपीरेशन। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहलाता है।
वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हो गया। अब देखो यहां पर लास्ट में ये देख रहे हो पानी बच रहा है 6H2O। इसका तो यूज पौधा कर लेगा, एनर्जी में कर लेगा ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन चला गया इन्वायरमेंट में, बच गया पौधा के पास क्या, H2O। तो H2O अगर अपने पास रख लेगा तो पता चला कि पौधा ही सड़ गया। तो इस H2O को पौधा क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्यों जरूरी है H2O को बाहर निकाल देना? मान लो आपको फीवर हो गया, तो फीवर हो गया तो डॉक्टर दवाई देगा, कितना भी हार्ड दवाई दे रहा है, आपको बुखार मतलब पसीना हो ही नहीं रहा है। आपको बुखार है, डॉक्टर दवा दे रहा है, आपको पसीना हो ही नहीं रहा है, तो बुखार आपका कम होगा। बुखार उतरने का सिंबल क्या होता है, पसीना होना। पसीना होने का मतलब इंटरनल हीट बॉडी का पसीने के माध्यम से बाहर निकल गया। कुकर में भात बनाए, अब खाने का मन कर रहा है, वाष्प बाहर निकल ही नहीं रहा है, कैसे खाओगे? कुकर हमेशा गर्म रहेगा, वाष्प निकलेगा तो कुकर ठंडा होगा। पौधा जब प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उसके शरीर का तापमान क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। उस शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए वो जल का क्या करेगा, निष्कासन करेगा। अगर जल का निष्कासन नहीं हो तो पता चला कि पौधा का टहनी पत्ता सब फटना शुरू हो जाएगा। गर्मी में हम लोगों के शरीर से अगर पसीना नहीं हो, सोचो क्या होगा। सड़क पर हीट, सड़क पर निकलोगे जैसे बम फूटता है ना, बुम बुम उड़ेगा इंसान। ठीक है। अगर स्वेटिंग बंद हो जाए, स्वेटिंग हो ही ना, तो सड़क पर चलते हुए यहाँ पर उड़ेगा, ब्राह्म है वो इधर उड़ेगा, देह में एसी लगा के चले पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पसीना क्यों होता है? बाहर का हीट जो है वो शरीर को क्या कर रहा है, प्रभावित न करे, इसके लिए शरीर अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है पसीना निकाल करके। तो पौधा भी अगर फोटोसिंथेसिस करके उस तापमान को रख ही लिया, इस वाटर को रख ही लिया, तो पौधा का तापमान बैलेंस कैसे होगा? तो इस पानी को वो क्या करता है, पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो प्लांट में लीफ होता है ना, पत्तियों में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र इस तरीके के, इन छिद्रों के माध्यम से वो पानी का निष्कासन कर देता है। जो पानी बचा प्रकाश संश्लेषण के बाद उसको निकाल देगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है और कंफ्यूजन स्टूडेंट को खूब होता है। क्वेश्चन पूछा है, हमें लग रहा है 66 बीपीएससी में भी था, 67 बीपीएससी में था, कि गर्मियों के दिन में घड़ा में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है, रहता है ना, उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए परासरण। क्वेश्चन समझ गए? ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी यही होगा, विसरण। ऑप्शन डी वाष्पन। बताओ। रिश्ता है मतलब? बताइए आप, बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं, बताइए क्या होगा इन चारों में से? अरे ऑप्शन बताना है, व्याख्या हम नहीं पूछ रहे हैं। एगो चुनिएगा ना। नहीं तो एक ऑप्शन, ऑप्शन दिख रहा है एक से अधिक चुनने का। अपना से कैसे नया ओएमआर भरिएगा क्या? हम्म। हाँ, आंसर क्या होगा, वाष्पन। ठीक है। इसको अंग्रेजी में पकड़ लेते हैं, हिंदी में नहीं पकड़ाएगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन और इसको कहते हैं इवोपोरेशन। तो घड़ा में क्या होता है, इवोपोरेशन। समझ में आया? तो घड़ा ठंडा क्यों रहता है, इवोपोरेशन के कारण। और पौधा अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए क्या कहता है, वाष्पोत्सर्जन। इससे हर बार क्वेश्चन रहता ही है। परासरण, विसरण, ये आगे का टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। परासरण को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं, विसरण को, डिफ्यूजन। ठीक है। जैसे भी क्लास में परफ्यूम स्प्रे करें, एक आध मिनट में पूरे क्लास में सुगंध फैल जाएगा। क्या हुआ वहां, क्या हुआ, विसरण हुआ। ट्रांसफर ऑफ एयर फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस का परिवहन होना, गैस का बहना, क्या कहलाता है, विसरण। तो गैस किधर से किधर की ओर बहता है, उच्च से निम्न सांद्रता की ओर। और पानी भी जो होता है उच्च से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो पानी यदि उच्च से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है तो उसको कहते हैं परासरण, और गैस यदि जा रहा है तो उसको कहते हैं विसरण। अब किशमिश को आप पानी में डाल दिए, सुबह में फूल गया, तो उसमें क्या हुआ,
परासरण हुआ। ठीक है, चना को आपने पानी में डाला, सुबह में वो फूल गया, क्या हुआ? परासरण हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो घड़ा का पानी ठंडा क्यों है? वाष्पन के कारण। और पौधा का तापमान मेंटेन क्यों है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है, तो पौधा क्या किया? पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र हैं उससे पानी को बाहर निकाल दिया। ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जिससे पौधे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रंध्रों मतलब स्टोमाटा, रंध्रों का खुलना, रंध्रों का खुलना, ओपन होना, खुलना एवं बंद होना, खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका, खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गार्ड सेल, द्वार कोशिका गार्ड सेल पर निर्भर करता है। गार्ड सेल पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो ये जो स्टोमाटा है ना, ये जो छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है, इसे जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बड़ा दिखेगा। जब बड़ा दिखेगा तो स्टोमाटा दो तरीके का आपको दिखेगा। कुछ स्टोमाटा, एक ही स्टोमाटा होता है, दो तरीके का परफॉर्म करता है। इसे हम लोग कहते हैं क्लोज स्टोमाटा, बंद स्टोमाटा, और इसको कहते हैं ओपन स्टोमाटा, खुला हुआ स्टोमाटा। होता क्या है, स्टोमाटा का जो बाहर का दीवार है, बाहर का जो आवरण होता है, ये वाला, ये बाहर का जो आवरण है स्टोमाटा का, यह किस कोशिका का बना हुआ होता है? गार्ड कोशिका का, गार्ड सेल का बना हुआ होता है। जब पत्ता के भीतर पानी प्रवेश करता है तो ये गार्ड सेल खुल जाता है और स्टोमाटा इस तरह दिखने लगता है, और पानी जाकर के स्टोमाटा में भर जाता है। भाई यहाँ पर H2O चाहिए ना आपको, अब प्रकाश संश्लेषण कर रहे हो तो ये 12H2O मिट्टी से ही ना पौधा ले रहा है, हा? तो कहाँ जाएगा? पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? किचन ऑफ प्लांट, पत्ता को कहा जाता है। तो पत्ते में खाना बनेगा तो पानी पत्ता में जाएगा, तो पत्ता के अंदर कोई बर्तन होना चाहिए ना जो इस 12H2O को रख सके। तो कौन रखेगा? स्टोमाटा। कौन रखेगा जी? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का गार्ड सेल खुल जाएगा और पानी इसके अंदर भर जाएगा, और फिर जब प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा तो यहीं से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किसके ऊपर निर्भर करता है? गार्ड सेल के ऊपर निर्भर करता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, पत्तियों का बाहरी आवरण, पत्तियों का बाहरी आवरण, पत्तियों का बाहरी आवरण एपिडर्मल सेल, हिंदी में कहते हैं एपिडर्मल कोशिका। पत्तियों का बाहरी आवरण एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल का बना होता है। एपिडर्मल सेल का बना होता है। ठीक है, स्टोमाटा का बाहरी आवरण गार्ड सेल, पत्ता का ये जो बाहरी आवरण है यह किसका बना हुआ है? एपिडर्मल सेल। अब एक और क्वेश्चन बताओ, देखो ये CO2 तो समझ में आ रहा है हम लोगों को, ये CO2 कहां से पौधा ले रहा है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा अपने एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। तो ये पत्ता को मिल गया है ना। ये वाटर कहां से आ रहा है? ऑप्शन, क्वेश्चन समझ लो, पौधे प्रकाश संश्लेषण में जल कहां से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन 1 भूमिगत जल, ऑप्शन 2 रेन वाटर वर्षा जल, ऑप्शन तीसरा मान लो आर्द्रता ग्राही जल मॉइस्चर्ड वाटर, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे चुनो भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। आप लोग बताइए पीछे।
आप बताइए। हाँ, तीसरा, थर्ड, बहुत बढ़िया। आपका क्यों थर्ड? सुन करके कि कुछ व्याख्या है आपके पास? कुछ बताइए, क्या क्यों तीसरा नंबर होगा? होगा ना? दो दो ऑप्शन कैसे चुन ले रहे हैं, कोई एक चुनना। हाँ, मैंने आपके अनुसार आंसर भूमिगत जल होगा, फिर होना चाहिए। आपके अनुसार है? कैसे नहीं होता? तो वहां पानी लोग नहीं पीते हैं? डज नॉट मैटर, भूमिगत जल राजस्थान में नहीं है। आप यहाँ से पानी पहुंचाते हैं उन लोगों को? अंडरग्राउंड जल ज्यादा नीचे है बस, है तो वहां भी। हाँ, आंसर क्या होगा? आर्द्रता ग्राही जल, मॉइस्चर्ड वाटर। भूमिगत जल कै फीट नीचे होता है? घर में चापाकल लगता है तो आदमी बोरिंग कितना, 20 फीट? 20 फीट में पानी आ जाता है? कौन एरिया में रहते हैं और 20 फीट में आप पानी मिल जाता? अरे वो तो खैर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ना, तो वहां पर अंडरग्राउंड जल ऊपर रहेगा ही। हाँ, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, हाँ, वहां पर आता है। जहां पर बाढ़ ज्यादा आता है ना, वहां पर भूमिगत जल ऊपर रहता है। और जहाँ बहुत ज्यादा मतलब पानी का ये है, नॉर्मल पीने लायक पानी अभी कहीं भी 100 फीट से नीचे नहीं मिल रहा है, 100 फीट से ऊपर में नहीं मिलेगा। 150 150 फीट बोरिंग अब हो रहा है तब पानी मिल रहा है बढ़िया। 300 तब। और वो भी बहुत सारा एरिया अपने बिहार का, कई सारा जिला, जैसे बेगूसराय वगैरह एरिया क्षेत्र में जाएंगे, चाहे और भी थोड़ा सा पूर्णिया उर्णिया साइड में जाएंगे, तो उधर पानी जो मिल रहा है अभी के समय में, भूमिगत जल से जो पानी आ रहा है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा रह रहा है। उस पानी को अगर आप कुछ देर बाल्टी में केवल रख, बाल्टी में जमा रखें तो पूरा पानी ब्राउन कलर का दिखाई देने लगता है। उसमें आयरन बहुत ज्यादा रह रहा है। तो साफ पानी अगर पीने के लिए चाहिए तो आपको कम से कम जाना पड़ेगा 150 फीट बढ़िया पानी के लिए उपलब्ध है। लेकिन जो आप लोग का क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उन लोग पीने लायक नहीं रहता है। पत्थल मिलने लगता है। अरे आर्द्रता ग्राही जल में मॉइस्चर, मिट्टी के अंदर जो नमी रहती है ना, उसी नमी को पौधा एब्जॉर्ब करता है। पौधा का जो जड़ है वो 150 फीट नीचे तो जाएगा नहीं। भूमिगत जल कहाँ पर है? कम से कम 100 फीट नीचे। तो जड़ कोई 100 फीट गया रहता है? तो मिट्टी के अंदर जो नमी है उसी को वो एब्जॉर्ब करता है। समझ गए? बिल्कुल होगा, मॉइस्चर तो बालू में रहेगा ही। अरे जो पानी रिसते हुए नीचे जा रहा है, रेगिस्तान का जो जड़ है ये ऐसा है, कॉलोनिकल रूट, इससे भी मूल रोम निकला हुआ है ना। मूल रोम जो निकला हुआ है, इस मूल रोम को जो बालू के अंदर जो नमी मिल रहा है, पानी जो रिसते हुए जा रहा है उसी को खींच लेता है। बात आई समझ में? ठीक है, ये हो गया। चलो, कितना पॉइंट लिख लिए? 7। हम्म। इसमें और लिखना, 8वां पॉइंट लिखिएगा, पौधों में संवहन उत्तक, संवहन उत्तक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कंडक्टिव टिश्यू। पौधों में संवहन उत्तक, कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम। कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। हो गया? अब दोनों के बारे में 3 3 पॉइंट लिख लीजिए। एक में लिखिएगा जाइलम,
और एक तरफ लिखिएगा फ्लोएम। दोनों में 3 पॉइंट लिखना है। जाइलम में पहला पॉइंट लिखना है यह मृत उत्तक है। फ्लोएम में लिखिएगा यह जीवित उत्तक है। जाइलम का दूसरा पॉइंट लिखिएगा यह मूल रोम से निकलता है तथा पत्तों तक फैला होता है। इसमें लिखिएगा यह पत्तों से निकलता है एवं पौधों में सभी भागों तक पहुंचा होता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा यह जल तथा खनिज का परिवहन करता है। फोर्थ पॉइंट इसका एक दिशीय बहाव होता है। यह ग्लूकोज का परिवहन करता है। इसका द्विदिशीय बहाव है। नोट में एक पॉइंट लिख लेना, फ्लोएम के चालनी नलिका ब्रैकेट में सीव ट्यूब में केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है।
हो गया, लिख लिए। तो देखो तीन 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 चार चार पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जाइलम कैसा टिश्यू है, जीवित की मृत, मृत टिश्यू है, ठीक है। जाइलम जो है वह एक मृत ऊतक है, यानी डेड टिश्यू होता है, समझ गए। इसको फिगर से समझ लो, लिख लियो ना। छाप लिए हैं? जल्दी लिखिए। हो गया। देखिए, प्लांट कितने तरह का होता है, तीन तरह का। एक पौधा को हम लोग कहते हैं हर्ब्स, एक को कहते हैं सर्ब्स, और एक को ट्री। पौधा कितना तरह का होता है, तीन तरह का, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। हर्ब्स मतलब शाकीय पौधा, सर्ब्स मतलब झाड़ीदार पौधा, ट्री मतलब हरा भरा, हाँ बड़ा पेड़, हाँ उसको काष्ठीय पौधा बोलते हैं, वुडी प्लांट, ठीक है। तो प्लांट तीन तरह का, हर्ब, सर्ब्स, ट्री। सरसों क्या है, हर्ब, शाकीय है। पालक शाकीय है। बांस, बैम्बू, गुलाब, अंगूर झाड़िया, अंगूर झाड़िया है, सर्ब है, झाड़िया पौधा, पेड़ थोड़े है अंगूर, अंगूर किस में आता है, सब्स में आता है, ठीक है। और उडी मतलब काष्ठीय पौधे से आम, कट, हाँ। अब मनी प्लांट क्या है, हाँ, तो लता में आता है तो सर्ब्स है, सब सर्ब्स में आएगा, ठीक है। तो हर्ब, सर्ब्स और ट्री तीन तरह का होता है। तो सब में जाइलम और फ्लोएम है। पूछा जाए अगर पौधा का कितना भाग होता है, तो प्लांट का तीन भाग होता है, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं फुट, एक को कहते हैं सीटा, और एक को कहते हैं कैप्सूल। पौधा कितने भागों में बटा है, तीन भागों में, फुट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है। फुट का मतलब होता है जड़, रूट को हम लोग क्या कहते हैं, फुट, सीटा मतलब तना, कैप्सूल मतलब पत्ता। तो हर एक पौधा तीन भागों में बटा हुआ होता है। तो कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो किंगडम दिया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम को तीन पांच भागों में बांटा गया है। प्लांट जो किंगडम है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है, पांच भागों में। एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, एक है टेरिडोफाइटा, यहाँ तीन हो गया ना, एक है जिम्नोस्पर्म, और एक है एंजियोस्पर्म। समझ में आया, प्लांट तीन भागों में, पांच भागों में बटा हुआ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये आगे मिलेगा, घबराना नहीं है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये दो ऐसे फाइलम हैं जिसमें पौधा का शरीर तीन भागों में बटा हुआ नहीं है। तीन भागों में बटा हुआ कहां से है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझो। मान लो ये पौधा है, इसका शरीर तीन भागों में बटा हुआ है। इस भाग को क्या कहोगे, फुट, इसको क्या कहोगे, सीटा, और इसमें जो पत्ता है इसको क्या कहोगे, कैप्सूल। बात आई समझ में। अब यहां पर ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर, मूल रोम कहते हैं। जैसे पौधे के जड़ को अगर आप देखें तो उसमें छोटे छोटे बाल जैसी संरचना, पोर्स निकला रहता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, रूट हेयर। ये जो रूट हेयर होता है, इसमें छोटा छोटा पोर्स होता है, छिद्र होता है, और यही छिद्र यहाँ पर मिट्टी के अंदर जो पानी है, जो नमी है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो कौन अवशोषित किया, मूल रोम। क्या अवशोषित किया, आर्द्रता ग्राही जल, मिट्टी के अंदर के मॉइस्चर को, नमी को। अब यही सब मूल रोम से एक टिश्यू निकलेगा, ये जितना सारा मूल रोम है, सारे मूल रोम से एक टिश्यू निकलेगा, एक उत्तक। और यह उत्तक कहाँ जाएगा, पौधों के पत्तों तक जाएगा। इसी उत्तक को कहा जाता है जाइलम। क्या कहा जाता है, जाइलम। तो यहाँ पर जो पानी अवशोषित हुआ, वह पानी से जाइलम से कहाँ जाएगा, पत्ता में।
अब आप कहोगे कि सर अभी आपने लिखा है कि जाइलम कैसा होता है, मृत, तो कोई मृत ऊतक पानी को किस तरह से खींच लेगा? जब जाइलम मृत है तो पानी को कैसे खींच लेगा? समस्या है? नहीं बोल रहे हैं, समस्या है कि नहीं है? है ना, गंभीर समस्या है। कैसे समाधान निकलेगा? यहां पर आपके पास 50 लीटर पानी है, एक बक्से में 50 लीटर, बकेट में 50 लीटर पानी है, दूसरा एक बकेट है, इसमें भी 50 लीटर पानी रख सकते हो, लेकिन है कितना? 5 लीटर। अब कोई कहे इसका पानी इसमें उझिलो, डालो, अब आप परेशान हो जाओगे, भाई 50 लीटर उठाएं कैसे? तो कुछ जुगाड़ लगाओगे। क्या जुगाड़ लगाओगे? यहाँ पर पानी यहाँ तक है, छेद कर देंगे तो पानी बाहर ना चल जाएगा जी। हाँ, इसमें क्या करेंगे? पाइप लगा देंगे। क्या लगाएंगे? पाइप लगाएंगे। तो पाइप लगा दिए तो फिर क्या होगा? पानी जाने लगेगा। आप ही काबिल हुए हैं, पानी जाने लगेगा। कंप्रेस, किसको कंप्रेस करेंगे? तो उठाना नहीं है, भारी है ना जी, 50 लीटर है। अच्छा, गड्ढा खोद कुछ लेवल डाउन नहीं करना है। ई वाला जो टाइप ट्यूब है ना, इसको खाली मुंह में लेके खाली खींच लो, बस। खाली मुंह में लेकर के एक बार खींच लो और फिर इसमें लगा दो, इसका पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा। और कब तक दोनों का पानी जाते रहेगा? दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा, पानी का जाना बंद हो जाएगा। यही ना अभी पढ़ाएं आप लोगों को, इसी को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस, परासरण इसी को ना कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाइयर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऑटोमेटिक जाना शुरू हो गया। और जैसे ही दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता बराबर हो गया, जाना बंद हो गया। तो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मॉइस्चर ज्यादा है ना, यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, और एक टिश्यू दोनों को कनेक्ट किए हुए है, जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो जाइलम है, इस जाइलम में रूट प्रेशर बनता है, मूल दाब। और इसी रूट प्रेशर, जैसे वहां पर प्रेशर आपने जनरेट किया, यहाँ रूट प्रेशर बना, और इसी रूट प्रेशर के कारण पानी खींचते हुए कहाँ पहुंच गया? पत्ता में। तो लीफ में, पत्तों में पहुंच गया क्या? वाटर पहुंच गया ना। वाटर के बाद देखो, सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है पत्ता को, सनलाइट भी मिल गया। एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो भी मिल गया। और क्या चाहिए आपको? क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल पत्ता में पहले से है। तो जैसे ही यह चारों चीज मिला पत्ते को, पत्ता भोजन बनाना शुरू कर देगा। और पत्ता जैसे ही भोजन बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर, तो क्या भोजन के रूप में बनाया? ग्लूकोज। कौन सा गैस बाहर निकाला? और H2O जो है वह भी ट्रांसपिरेशन से बाहर निकाल दिया। अब ये जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज की जरूरत पौधे के सारे भागों को है। घर में कुकर में खाना बन गया तो सब लोग कुकरे में पहुंच जाता है, क्या करता है? थाली में निकाल निकाल पहुंचता है सबके पास। तो यहाँ पर खाना बन गया, अभी खाना कहाँ जाएगा? सारे अंगों तक जाएगा। तब एक टिश्यू यहाँ से निकलेगा, कहाँ से? पत्ता से। तो पत्ता से जो टिश्यू निकलेगा उसको कहेंगे फ्लोएम। तो पत्ता से अब एक टिश्यू निकला, ये हो गया क्या? फ्लोएम। तो ये फ्लोएम क्या काम करेगा? जो यहाँ पर भोजन बना है, उस भोजन को पौधे के सारे अंगों तक, हाँ, बांट देगा, स्थानांतरित कर देगा। समझ गए? अब दो तीन चीजें यहाँ पर और ध्यान देने वाला है। जाइलम कहाँ से निकला? मूल रोम से। मूल रोम से कहाँ पहुंचा? पत्ता तक। जाइलम जीवित है कि मृत है? मृत। कोशिका नहीं, उत्तक है। जाइलम क्या है? उत्तक है, मृत उत्तक है, ठीक है, डेड है। किसका परिवहन करेगा? जल का और खनिज का, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स दोनों को स्थानांतरित करेगा। जाइलम का बहाव कैसा होगा? एक दिशीय कि बहुदिशीय? एक दिशीय, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर। अब चलो फ्लोएम से दो तीन क्वेश्चन। फ्लोएम कैसा टिश्यू है? जीवित की मृत? जीवित उत्तक है। कहां से निकलेगा? पत्ता से। कहां पहुंचेगा? पौधे के सभी भाग में। बहाव कैसा होगा? एक दिशीय, द्विदिशीय? बहुदिशीय नहीं होता है, द्विदिशीय। बहुदिशीय मत कहिए कभी भी, क्या कहेंगे? द्विदिशीय, बाई डायरेक्शनल, ठीक है, द्विदिशीय बहाव होगा। अब जब जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू है तो किससे बनेगा? सेल से। टिश्यू किससे बनता है? सेल से। तो ये जो फ्लोएम है ना, इस फ्लोएम में एक स्पेशल सेल है, उस सेल को हम लोग सीब ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? सीब ट्यूब। हिंदी में कहते हैं इसको चालनी नलिका।
फ्लोएम का एक सेल है, फ्लोएम चूंकि टिश्यू है, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, तो इसमें जो एक सेल है उसको क्या कहेंगे, सीब ट्यूब। सीब ट्यूब। अभी पौधा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो पहला लाइन देखो, पौधा जब हमने लिखवाया था तो फर्स्ट लाइन ही आपको लिखवाया था कि पौधे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, मतलब इनकी सारी कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। लेकिन पौधे के यूकैरियोटिक कोशिका का एक अपवाद कौन है, सीब ट्यूब। इस सीब ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, याद रहेगा। यूकैरियोटिक सेल का प्लांट में एक्सेप्शन कौन है, सीब ट्यूब, उसमें केंद्रक नहीं होता है। ओके। अब जैसे हम लोग कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब हम लोगों के शरीर की सारी कोशिकाओं में केंद्रक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हम लोगों के बॉडी के सारे सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए। किस सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता है, आरबीसी। जैसे पौधे के सीब ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, हम लोगों के शरीर के किस सेल में न्यूक्लियस नहीं है, दैट्स वाई आरबीसी इज द एक्सेप्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन ह्यूमन और मैमल्स। स्तनधारी जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका का अपवाद क्या है, आरबीसी, और पौधों में सीब ट्यूब। लेकिन फिर अपवाद में भी अपवाद घुसा हुआ है। जितने सारे मैमल हैं, जितने सारे मैमल, चाहे हम लोग हो, कुत्ता हो, बिलाई हो, गाय हो, घोड़ा हो, गधा हो, सब मैमल ना है। तो जितना सारा मैमल है, किसी के भी लाल रक्त कोशिका में, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन 3 जानवर ऐसा है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस है। पहला नाम कैमल, दूसरा नाम जिराफ, और तीसरा नाम लामा। कैमल, जिराफ और लामा। लामा कहाँ बड़ा होता है, वो तो भेड़ है, छोटा ना होता है। ऊंट, भेड़ और जिराफ, ये सिर्फ 3 ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। अपवाद में अपवाद आ गया कि नहीं, याद हो गया। आगे बढ़ा जाए। बायोलॉजी का सिलेबस लिख लीजिए, बोल रहे थे आप लिखाने के लिए, लिख लीजिए। हम्म। हम्म। उसके तना में, स्टेम में क्लोरोफिल होता है। तना में, स्टेम में क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। पहला चैप्टर लिखिएगा। ऑनर्स क्या होता है, ये सब तो पहले आप दिमाग से आप लोग डिलीट करिए कि उनके लिए है, ये हमारे लिए है। ये भेदभाव मत बढ़ाती है। अब देख रहे हैं ना कितना मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है। तो जितना पढ़ाया जाए सब डाइजेस्ट करिए, सब पढ़िए, ठीक है। अब मत सोचिए कि उनके लिए किन के लिए, सब पढ़ना है। किस में, सब में अलग अलग होगा। हाँ, किस में, पीआरटी में, सब में अलग अलग हो जाएगा ना जी। है, 6 to 8 है, 7-8 नंबर का रहेगा। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में लिखना पहला चैप्टर।
लिख लिए? हाँ, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इतने सारे यूनिट पढ़ने हैं, इसको आप चैप्टर नहीं समझिएगा। ये क्या है? यूनिट है। इसके अंदर चैप्टर इंक्लूडेड है। चैप्टर हम लोग काउंट करें तो आप लिखते लिखते परेशान हो जाइएगा, इसलिए चैप्टर हमने नहीं लिखवाया है। क्या लिखा दिया है? यूनिट। चैप्टर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 25 चैप्टर है। टोटल चैप्टर कितने हैं? 25। अब जैसे एक चैप्टर लिखा हुआ है, एक चैप्टर को हमने थोड़ा सा इलेबोरेट किया है, किसका? ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो कितना चैप्टर आ गया है उसमें? 5। वैसे ही आएंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। अब उसमें खाली इकोसिस्टम शुरू करेंगे तो बहुत ब्रॉड है। वैसे ही न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ब्रेन इसी में पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड इसी में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम इसी में पढ़ना है, प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी में पढ़ना है, प्लांट हार्मोन इसी में पढ़ना है। तो सब यूनिट है, ठीक है। तो इसको चैप्टर के तरीके से इंक्लूड करते हुए हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज इतना ही, फिर इसके आगे नेक्स्ट डे। कोई डाउट किसी को तो बताइए।